नमस्कार, मैं डॉक्टर U.S. श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय वीरांगना अवंती बाई लोधी महाविद्यालय, पथरिया, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़। आज हम लोग एमए समाजशास्त्र के चतुर्थ सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र इंडस्ट्री एंड सोसाइटी इन इंडिया के अंतर्गत 5वीं इकाई के शीर्षक बाल श्रमिक एवं महिला श्रमिक की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस शीर्षक के वीडियो लेक्चर को तैयार करने के लिए मैंने संदर्भ पुस्तकों के रूप में कुलश्रेष्ठ की चाइल्ड लेबर इन इंडिया और एस कुमार की सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया का सहारा लिया है। साथ ही टेक्स्ट बुक के रूप में डॉक्टर VC सिन्हा और जया सिन्हा की औद्योगिक समाजशास्त्र तथा डॉक्टर DS बघेल के औद्योगिक समाजशास्त्र का भी सहारा लिया गया है। सबसे पहले हम शीर्षक की अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे। हमारा जो शीर्षक है बाल श्रम, उस पे हम नजर दौड़ाएंगे। ये दो अवधारणा है, बाल और श्रम। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बाल श्रम कौन है, बाल श्रमिक कौन है, श्रम किसको कहते हैं और बालक किसको कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम श्रम की अवधारणाओं पर चर्चा करें। श्रम के बारे में थॉमस का कहना है कि श्रम मस्तिष्क और शरीर से की गई वह मानवीय प्रयास है जो किसी पारिश्रमिक के लिए किया जाए। जेविन्स का भी कहना है कि श्रम मस्तिष्क और शरीर से किया गया वह प्रयास है जो प्रत्यक्ष कार्य के सुख के अलावा किसी पूर्णता या आंशिक लाभ के लिए किया जाए। मतलब कि अगर वह कार्य जो किसी पारिश्रमिक के लिए किया जाता है श्रम कहलाता है। अब दूसरी अवधारणा यहाँ है बाल श्रमिक। कि बाल श्रमिक कौन है, किसको हम बाल श्रमिक कहेंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 24 में यह बताया गया है कि वह बालक या बालिका जिसकी आयु 14 वर्ष या इससे कम है, वह किसी उद्योग के श्रम में लिप्त है, तो वह बाल श्रमिक कहलाता है। अब यहाँ प्रश्न ये है कि इसकी संख्या कितनी है, इनका क्षेत्र कहाँ कहाँ है। हम इन आधारों पर, संवैधानिक आधारों पर किनको बाल श्रम कहेंगे, क्योंकि हम आसपास अगर नज़र दौड़ाएं देखें तो पंचर बनाने से लेके चाय की दुकानों पर, रेस्टोरेंट में, चाय के बागानों में, खेतों में, खलिहानों में, घर के कामों में, हर जगह इनकी संलिप्तता पाई जाती है। इनकी संख्या 2 करोड़ के करीब बताई गई है, लेकिन कुछ NGO का मानना है या समाचार पत्रों के माध्यमों से इनकी संख्या 12 करोड़ से भी ज्यादा बताई गई है। सकल उत्पाद के में श्रमिकों का जो योगदान है वह 20% है, जिसमें कि 7% योगदान बाल श्रमिकों का है। यानी इनके बगैर कोई भी उद्योग सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रहा है। विभिन्न उद्योगों पर हम नजर डालें, जैसे जो बृहत उद्योग हैं, जैसे तमिलनाडु का जो शिवकाशी का आतिशबाजी उद्योग है, या भदोई का कालीन का उद्योग है उत्तर प्रदेश का, या मिर्जापुर का दरी का उद्योग है, या कर्नाटक का उद्योग है,
ये चाय बागान दार्जिलिंग का है। इन सबों पर आप नज़र डालिए, इनकी जो संख्याएं आई हैं, इनके जो आंकड़े आए हैं, उसमें बताया गया है कि भदोई उत्तर प्रदेश में जहां कालीन का कारोबार किया जाता है 1,10,000 से ज़्यादा बाल श्रमिक कार्यरत हैं। फिरोजाबाद का जो चूड़ी उद्योग है 50,000 से ज़्यादा बाल श्रमिक उसमें संलिप्त हैं। बनारस का जो रेशम उद्योग है, जो बनारसी साड़ियाँ बनती हैं, जो कपड़े बनते हैं, वहाँ 15,000 के आसपास इनकी संख्या की गई है। उसी तरीके से हीरा उद्योग जो सूरत का है, जयपुर का जो स्टोन का उद्योग है, मिजोरम का जो पत्थर का उद्योग है, इन सबों में इनकी संख्या 10,000 से ऊपर बताई गई। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जब हमारा संविधान ये प्रावधान निरूपित करता है कि कोई भी मानव जिसकी आयु 14 वर्ष या उससे कम है किसी खतरनाक उद्योग में संलिप्त नहीं हो सकता है, उद्योगों में कार्यरत नहीं हो सकता है, तो आखिर इतनी बड़ी संख्या में ये कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं? आइए सबसे पहले हम बाल श्रमिक एक समस्या के रूप में इनके कारणों का पता लगाएं, इनके होने वाले उस प्रभाव का पता लगाएं और इनके लिए जो संवैधानिक प्रावधान या जो कानूनी तौर पे या शासकीय तौर पे, सरकारी तौर पे जो प्रयास किया जा रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करें और अंत में हम इसके निराकरण के कुछ उपाय पे भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानें, इनके कारणों पे हम चर्चा करें कि आखिर इतना जोखिम भरा है। जैसे आप देखेंगे जो चूड़ी उद्योग है फिरोजाबाद का, जहाँ 10,000 से ज़्यादा बाल श्रमिक कार्यरत हैं, घुप अंधेरे में 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर भी उच्च ताप भट्टी में शीशे को गलाया जाता है चूड़ियाँ बनाने के लिए। परिणाम स्वरूप ये टीबी के शिकार होते हैं, अस्थमा के शिकार होते हैं, अपंगता के शिकार होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ काम चालू है, बच्चे वहाँ जा रहे हैं। क्या कारण? क्योंकि ये बाल श्रम एक समस्या है, सामाजिक समस्या है। हम पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि समस्या कोई भी दशा समस्या तभी होती है जब उनमें 3 तत्वों का होना पाया जाता है। एक वैसी दशा जो स्थापित मूल्यों के खिलाफ है, विरुद्ध है और जिनको समाज जो है मूल्यों के खिलाफ मानता है, उसके अगेंस्ट मानता है। दूसरा, उसमें समाज के बहुतायत जनसंख्याओं का लिप्त हो पाया जाता है। तीसरा, इनके निदान के लिए सामूहिक प्रयास ही संभव है, सामूहिक प्रयास से इसको खत्म किया जा सकता है। बाल श्रमिकों में भी ये सारे तथ्य पाए जाते हैं जो एक सामाजिक समस्याओं के लिए निरूपित किए गए। तो बाल श्रम एक समस्या है। इसके क्या कारण? थॉमस का कहना है कि श्रम और उद्योगों में अन्योन्याश्रय संबंध है और यह समस्या उत्पन्न करती है। यानी जहां उद्योग होगा वहां श्रम होगा और जहां दोनों होंगे वहां समस्याएं पैदा होंगी। आइए हम इनके कारणों पर नजर डालें। क्या कारण है कि जान जोखिम में डालकर भी संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध जाकर बच्चे इनमें काम करते हैं? कुछ समस्याएं हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इनके कारण हैं, इस पे हम नजर डालेंगे। सबसे बड़ी जो समस्या है वो है हमारा गरीबी। अभी भी आप देखिए कि इतने प्रयासों के बावजूद 35% जनता भारत की गरीबी रेखा के नीचे निवास रहा है। विभिन्न समयों में समितियां बनी, गरीब किसको कहेंगे, सुरेश तेंदुलकर समिति बनी, रामानुजन समिति बनी, वर्ल्ड बैंक की तरह तरह की जो है वो आते रहते हैं कि हम किसको गरीब कहेंगे। कुल मिलाकर अभी भी सब दृष्टिकोण से 35% हमारी आबादी गरीबी रेखा के नीचे निवास रह रही है। सबसे बड़ा कारण
दूसरा बड़ा जो कारण है वो है जनसंख्या का अधिक होना। हम जानते हैं कि भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा क्षेत्रफल में हम 7वें स्थान पे हैं। फिर भी हमारे जनसंख्या का जो वृद्धि दर है वो हर साल प्रति वर्ष के आंकड़े जो कहते हैं लगभग 2 करोड़ हमारी जनसंख्या बढ़। जनसंख्या बढ़ने से संसाधनों का अभाव होता है। हम अगर पिछले कक्षाओं में जैसे हम लोगों ने ऑप्टिमम थ्योरी माल्थियस की पढ़ी थी, उसमें बताया गया था कि हमारी जो संसाधनें हैं वह बिल्कुल अंकगणितीय हिसाब से बढ़ती है, 1 2 3 4 5, और हमारी जो जरूरतें हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो जनसंख्या है वह ज्यामितीय आकार से बढ़ती जा रही है, 2 4 8 16 64। तो दोनों में कभी सामंजस्य हो ही नहीं पा रहा है, लिहाजा हम अपने को सक्षम नहीं पा रहे हैं। तो जनसंख्या जो दूसरी सबसे बड़ी इसका जो कारण है बीमारी। तीसरा है सस्ता श्रम। अब चूंकि ये बाल श्रमिक जो है इनका न कोई संगठन है, न ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, न इनको जो कुछ इनके लिए कोई राजनीतिक इनको कोई सहायता मिलती है, ये सामाजिक सहायता मिलती है, तो ये लो पेड, इनको कुछ जो दे दिया जाए वही इनके लिए बहुत है। अभी भी आप देखेंगे गांव में भी बहुत याद लोग मनरेगा में जुड़े हुए हैं, उनको पता नहीं है कि मनरेगा का जो पारिश्रमिक है प्रतिदिन के हिसाब से कितना भुगतान होता है और कितना भुगतान होना चाहिए, इनको नहीं पता है। बच्चों को तो और भी नहीं पता। इसलिए सस्ते दर पे ये उपलब्ध हो जाते हैं। जैसा कि जैकिन्स ने कहा है कि श्रम कभी भी संचित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको हर हाल में बेचा जाता है, मार्केट वैल्यू इसकी कम हो जाती है। इसके बाद जो कारण है वो है अशिक्षा। अभी भी रिपोर्ट्स बताते हैं कि 59% बच्चे स्कूल नहीं जाते। अथक साल सरकारी प्रयासों के बावजूद बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो परिवार का वर्किंग हैंड है, कृषि क्षेत्रों में काम करते हैं, अन्य क्षेत्रों में काम करते हैं, घरेलू काम करते हैं, स्कूल जाना पसंद नहीं करते। पेरेंट्स भी इंटरेस्टेड नहीं। और अगर स्कूल जाते भी हैं तो 30% बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं। नाना प्रकार के इनको प्रलोभन दिया जा रहा है, मिड डे मील की व्यवस्था की गई है, फिर भी ये स्कूल नहीं जाते। इसके बाद जो आप देखेंगे वह जो कारण है वह है हमारी लचर कानून व्यवस्था। वैसे उद्योग जो रजिस्टर्ड हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। चाय की दुकानों में जहां बच्चे काम कर रहे हैं, या मोटरसाइकिल की दुकानों में जहां बच्चे पंचर बना रहे हैं, या छोटे से ढाबे में, रेस्टोरेंट में, चाय की दुकान में, ठेले में जो बच्चे कार्यरत हैं, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई आज तक कारगर रूप से संभव नहीं, क्योंकि इतने हमारा कानून जो है इतना कमजोर है, इतना लचीलापन है उसमें, कमजोर तो नहीं लचीलापन है, कहीं ना कहीं उसमें कोई गुंजाइश रहती है। इसके बाद जो कारण है वह है सरकारी प्रयासों में कमी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कानून तो बने हैं लेकिन उसका एक्जीक्यूट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि एक्जीक्यूट करने वाले में इच्छा शक्ति की कमी है। लोग उलझना नहीं चाहते। लोग जो तमाम प्रकार के जो प्रपंच रचे गए हैं इन सबों के लिए, उनमें कहीं न कहीं कानून का सहारा लेके आदमी बच जाता है। सरकारी प्रयासों में बहुत हद तक जो है सफलता नहीं मिल पाई है। ये सब ऐसे कारण हैं जिनके कारण कि बाल श्रमिक जो है सामने आते हैं, या श्रमों में या उद्योगों में या किसी कार्य में हम बाल श्रमिकों को पाते हैं। अब
प्रश्न ये उठता है कि बाल श्रमिक वहां काम करते हैं, उनके काम करने के बाद जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनसे निपटने में हमारा समाज कितना सक्षम है, हमारा परिवार कितना सक्षम है, इस पे हम थोड़ा सा प्रयास डालेंगे। आपने देखा है कि प्रावधान संविधान में दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 23, 24, 39, 10, 39, 4, 41, 45, 47 ये सारे अनुच्छेद जिनमें बाल श्रमिकों को रोकने के लिए 1948 से लेके 1946 तक कुल 12 अधिनियम बनाए, लेकिन बहुत ज्यादा कारगर नहीं। इसके बाद जो इनसे जो बच्चे उसमें संलिप्त हैं, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उस पर आप प्रकाश डालेंगे तो देखेंगे कि हम बहुत बड़े राष्ट्रीय क्षति को महसूस कर रहे हैं। एक तो मानव श्रम का दुरुपयोग हो रहा है। सस्ते श्रम में गुणवत्ता जो है, किसी भी चीज की गुणवत्ता उतनी नहीं हो पाती जो एक व्यक्ति उस काम को करेंगे, जो एक स्पेशलाइज्ड व्यक्ति उस काम को करेगा, और जो अनस्पेशलाइज्ड व्यक्ति उस काम को करता है उसकी गुणवत्ता जो उतनी बहुत नहीं होती। लिहाजा हमारे जो भी सामान, हमारी जो भी सामग्री एक्सपोर्ट होती है क्वालिटी में फेल हो जाती है। बच्चे जो इसमें कार्यरत हैं उनके स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जहां रसायनों का प्रवाह है। फिरोजाबाद का चूड़ी का उद्योग देखिए, 1500 सेंटीग्रेड पे ही शीशा को पिघलाकर कांच की चूड़ियां बनाई जाती हैं। अंधेरे खूब कमरे में बच्चे कार्यरत हैं, इनहेल कर रहे हैं। दमा, अस्थमा, विकलांगता, मानसिक विकलांगता, शारीरिक विकलांगता रही है, उसमें टीबी हो रहा है, तपेदिक हो रहा है। पत्थर उद्योग है, पत्थर तोड़ रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं। नजर, चश्मे, नजर जो है कमजोर हो जा रहा है, खून की कमी पाई जाती है, अल्पायु में ही ब्लड प्रेशर के शिकार हो रहे हैं, शारीरिक दुर्घटनाओं के कारण शारीरिक अपंगता भी आ रही है। ये सारी चीजें, परिवार भी प्रभावित हो रहा है, समाज भी प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा परिवार का जो एक वातावरण होता है उसमें हम कहीं न कहीं विघटन की स्थिति को देख रहे हैं। तो परिवार विघटित हो रहा है, समाज विघटित हो रहा है, बच्चों के बचपना को छीन लिया जा रहा है, उन पे अनजाना सा बोझ डाल दिया जा रहा है। ये सारे जो हैं दुष्परिणाम बाल श्रम के आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनको रोकने के लिए सरकार प्रयासरत नहीं है, समाज संवेदनशील नहीं है, अथक प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे कानून बने, कारखाना अधिनियम 1936, 1938, जहाजरानी अधिनियम 1951, मोटर अधिनियम 1958, चाय बागान अधिनियम 1956, ये सारे हैं, सारे प्रावधान किए गए हैं जिनमें सजा का भी प्रावधान है। लेकिन गरीबी के कारण, हम अपने स्वास्थ्य के कारण, हम बच्चों की आयु गलत सर्टिफिकेट लेकर दर्शा देते हैं कि इनकी आयु जो है 14 वर्ष से ऊपर है। रेस्टोरेंट्स में, होटल में, ढाबों में लिखवा के टांग दिया जाता है कि यहाँ 14 वर्ष से कम का कोई बालक कार्यरत नहीं है। कोई बच्चा अगर काम कर भी रहा है, उससे अगर आप बात करेंगे, प्रोपराइटर से बात करेंगे, मालिक से बात करेंगे कि ये बच्चा काम कर रहा है, तो बोलेगा ये मेरा भतीजा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा फला है, मेरा ये। कानून कुछ नहीं कर सकता उसमें। 1978 और 79 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एक कमेटी गठित की गई थी और आम राय बनाने का प्रयास किया गया। दुर्भाग्य से मात्र 8 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों ने
हलफनामा दायर किया सर्वोच्च न्यायालय में कि हमारे यहाँ काम के आयु का निर्धारण नहीं किया गया है, जिस कारण से हमारा कानून सक्षम नहीं है। बाकी राज्यों ने हलफनामा दायर करना भी उचित नहीं समझा। जिसके कारण ये है कि सर्वोच्च न्यायालय को उन्हीं की शरण बनाम स्टेट के दरमियान यह प्रावधान लाना पड़ा कि 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार है, उनसे हम उनको वंचित नहीं कर सकते। आरटीआई लागू किया गया, जितने भी बड़े स्कूल हैं, जगह हैं, उनके लिए जगह आरक्षित की गई है ताकि बच्चे पढ़े। प्रयास किया जा रहा है। अभी भी कोई सामान्य रूप से कोई अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा है। सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में इनके उत्थान के लिए राशि व्यय की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO भी जो है करोड़ों डॉलर दिया जा रहा है विकासशील देशों के लिए, भारत जैसे जहां कि इनकी जनसंख्या 12 करोड़ से ज़्यादा की है, ताकि इनके स्तरों में कुछ सुधार आए। वह हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? बहुत सारे कारण हैं। जड़ इच्छा कमी की शक्ति है। हम किसी भी जो हमारी योजनाएं बनती हैं उनका क्रियान्वयन तरीके से नहीं हो पाता है। इनकी पायलट स्टडी नहीं की जाती है। संबंधित व्यक्ति जो है इसमें संलिप्त नहीं रहते हैं, वगैरह वगैरह। आइए अब हम देखें कि समस्या है तो उसका समाधान भी है। समाजशास्त्र यही करता है कि जो जैसा है उसके बारे में बताता है और उसके समस्याओं के समाधान पे भी अपना प्रकाश डालता है। तो समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हमारा ये दायित्व है, हमारा ये कर्तव्य है कि ये जो सामाजिक समस्या बाल श्रमिकों की है, इसके उन्मूलन के लिए क्या किया जा सकता है। क्या किया जा रहा है तो आपको मालूम है क्या किया जा सकता है। तो कुछ सुझाव दिए गए हैं विद्वानों के द्वारा। सबसे पहले तो गरीबी पे अंकुश लगाना चाहिए। गरीब कौन है? समय समय पे इनकी परिभाषाएं दी रहती हैं। सुरेश तेंदुलकर समिति कुछ कहता है, रामानुजन समिति कुछ कहता है, विश्व बैंक कुछ कहता है। माना गया है कि जो व्यक्ति 2200 कैलोरी कंज्यूम कर रहा है, उससे कम अगर वो कंज्यूम करता है तो वो गरीब है। इस दिशा में हमको प्रयास करना चाहिए। प्रयास किए भी जा रहे हैं। दूसरा, शिक्षा व्यवस्था बदलनी चाहिए। शिक्षा, साक्षरता नहीं, शिक्षा। और समय की मांग है कि तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। तकनीकी शिक्षा का सीधा संबंध हमारे रोजगार से है। अगर तकनीकी शिक्षा आएगी तो निसंदेह बाल श्रमिकों की संख्या में कमी आएगी, हमारे रोजगार बढ़ेंगे और हमारी आर्थिक दशा भी सुधरेगी और हम जान की जोखिम में डालने वाले कामों में अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। पारिवारिक जो ताना बाना है, पारिवारिक जो समन्वय है, जो संबंध है, उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। हमारी सोच बदलेगी तो ये सारी समस्याओं में कमी आएगी। धन्यवाद।